हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने x की वैल्यू क्या ले ली थी? √3r वैल्यू हमने x की ले ली थी, तो फाई कितना आ गया था हमारा? q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस √3 बाई, ये इस प्रकार से फ्लक्स की वैल्यू अपने पास। क्या ये बात समझ में आती है? अब देखो, कुछ और तरह की सरफेस लेता हूं मैं। मान लो कि एक हेमिस्फेरिकल सरफेस। कैसी सरफेस है बेटे? हेमिस्फेरिकल सरफेस। और उसके सेंटर पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस। हेमिस्फेरिकल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स कितना पास होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसकी रेडियस मान लो r है, और ये जो पॉइंट चार्ज है, पार्टिकल हैविंग चार्ज q, is placed at the center of the atmosphere. हाँ बेटे, कल क्या था, कल मेरे को मेरा जो ये वैक्सीन का जो सेकंड डोज था ना, उसका स्लॉट मिल गया था। कोई मिल गया था बेटे, जिन्होंने कहा कि भाई हाँ उनके सेंटर पे लग रही है, तो आप आ जाओ और लगवा जाओ, वरना सेकंड मिल नहीं पा रहे थे जनरली। तो इसलिए हमने लगवा लिए। हाँ, और असल में क्या, दोनों घर में दोनों को लग गया था, मुझको वाइफ को, तो फिर थोड़ा सा घर का काम भी कराना पड़ जाता, बच्चों को भी रखना पड़ रहा। तो इसलिए मैं कहा यार आज मैं नहीं लूंगा क्लास। कल एक्चुअल में बस मैंने सुबह मॉर्निंग की एक क्लास ली थी बेटे, बाकी सारी मैं, मेरा 2-3 बजे करीब वैक्सीनेशन का टाइम आया था। बिल्कुल सही, एक सही आंसर मेरे को मिला है इसका। वेरी गुड बेटे। अच्छा, आप एक बात समझो कि अगर इस हेमिस्फेयर की सरफेस पे मैं कोई भी एलिमेंट ले लूं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन उस एलिमेंट के लिए नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगी ना? एट एनी पोजीशन
on the surface of this hemisphere, the direction of E vector and corresponding normal vector, they will be in same direction. So basically all I have to do is जब भी मैं मतलब E और ds वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लूंगा, देखो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E ds cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड ds वेक्टर। तो E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में एंगल तो 0 डिग्री मिल गया, तो ये हो गया E का मैग्नीट्यूड इंटू ds cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री को तो 1 लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन E ds ऐसा आ जाएगा। ठीक है बेटे। अब ये पूरे इंटीग्रेशन में देखो ये E क्या लिखा हुआ है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि मैग देखो इसकी सरफेस पर तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना, हर जगह क्या है इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज के क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, के क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। भाई पॉइंट चार्ज सेंटर पे है तो सरफेस के हर पॉइंट की डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, तो देयरफॉर ई कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन डीएस क्या हो जाएगा, इस हेमिस्फेरिक का कर्व सरफेस एरिया है ना, उस पूरे एरिया का एडिशन। तो ई को आप लिख दो के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और डीएस हो जाएगा, कंप्लीट स्फेयर होता तो 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फेयर है तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब के की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दें इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये इधर 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू फ्लक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसी फ्लक्स की वैल्यू। और देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो फ्लक्स आ रहा है ये इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल आर आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल आर आ रहा है ये, मतलब अगर कोई मैं बड़ी रेडियस का भी हेमिस्फेयर ले लेता लेकिन चार्ज क्यू को उसके सेंटर पे ही रखता, तो फ्लक्स उसका कितना आता बेटे, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही उसका फ्लक्स आता। सर अगर स्पीयर लेते तो फिर 4 पाई आर स्क्वायर लिखना पड़ता। बिल्कुल 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 बिल्कुल, स्फेयर अगर लेते तो 4 पाई आर स्क्वायर लेना पड़ता, तो आंसर उसका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाता, इसका जस्ट दुगना आ जाता। भाई देखो तुम ऐसा कल्पना कर सकते हो कि एक चार्ज मान लो सेंटर पे रखा हुआ है, और अगर मैं हेमिस्फेयर को ऊपर बनाने की जगह नीचे बना दूं, तो फ्लक्स कितना पास करेगा इसमें से, क्या आंसर फिर से वही आएगा जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन का आया था। यस सर। इसका भी आंसर क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से मान लो जैसे मैंने इतना सा सरफेस का पार्ट कंसिडर किया, तो ई वेक्टर इधर होगा और इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, फिर से वही वाली बात बनेगी, हर जगह पर ई वेक्टर और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में चलते रहेंगे, तो क्या होगा ये, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो अपन इसको और जनरलाइज करेंगे अभी तो, है ना।
अभी तुम जनरलाइज का तो चिंता मत करो, अभी और जनरलाइज करेंगे। तो जैसा कि एक बच्चे ने अभी हमसे पूछा था कि सर अगर पूरा स्फेयर हो जाए और उसके सेंटर पर यदि मैं क्यू चार्ज ला करके रख दूं तो कितना फ्लक्स पास होगा। फ्लक्स थ्रू स्फेयर का क्या आंसर आएगा? ऊपर वाले में से क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, नीचे वाले में से क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर आएगा क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही। पूरे स्फेयर में से फ्लक्स कितना पास होगा बेटे? क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स पूरे में से पास है। अच्छा, अब एक बात मेरे को बताना बच्चों कि जैसे ये अब मैंने एक स्फेयर बना, अच्छा फ्लक्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस अपन ने समझा था ना। फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस सरफेस। इस सरफेस को कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, वो होता है उस सरफेस से पास होने वाला। तो देखो यही कारण है, क्योंकि इस चार्ट से जो फील्ड लाइन निकल रही है ना बेटे, वो तो बिल्कुल इस चार्ट से निकल करके और इन्फिनिटी तक जा रही है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि बीच में से कोई फील्ड लाइन गायब हो जाए। वो फील्ड लाइन तो यहाँ से निकल करके पूरा इन्फिनिटी तक जा रही। इसी वजह से क्या है कि ये जो फ्लक्स पूरे स्फेयर में से आ रहा है वो रेडियस के इंडिपेंडेंट आ रहा है। इट इज कमिंग आउट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस। क्या ऐसा बोल सकते हैं बेटे अपन? मतलब अगर मैं लेट्स से कि एक छोटा स्फेयर भी कंसिडर कर लेता, मान लो ऐसा स्फेयर कंसिडर कर लेता, क्या उसमें से भी उतनी ही फील्ड लाइंस पास हो रही होती जितनी इस बड़े फ्लक्स में से पास हो रही? यस। और छोटा कंसिडर कर लेता तब भी सेम फील्ड लाइंस पास हो रही होती जो कि बड़े में से पास हो रही है। तो चाहे कोई भी सरफेस लो आप, S1, S2, S3, तीनों में से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो बराबर ही है, क्योंकि जो फील्ड लाइन एक को कट कर रही है वो सबको कट कर रही है। ठीक है। और वो किसके बराबर आ रहा है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर वो फ्लक्स आ रहा। ठीक है बेटे। अच्छा अब देखो, इस आर्ग्यूमेंट को हम थोड़ा सा और ज्यादा एक्सटेंड करते हैं। लेट मी टेक सम मोर लिबर्टी। मैं क्या कहता हूँ कि भाई मानो अगर मैंने ऐसी सरफेस बना दी, ये कुछ ऐसी एस डैश सरफेस बना दी, तो इस सरफेस में से कितने फ्लक्स पास होगा? व्हाट विल बी फ्लक्स थ्रू दिस इररेगुलर टाइप ऑफ सरफेस एस डैश? सेम होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। जो फ्लक्स पास होना चाहिए वो इसमें से भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही पास होना चाहिए, है ना। बिल्कुल सही बात है। फ्लक्स जो है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही पास होना। तो क्या इसको अपन ऐसे जनरलाइज करके बोल सकते हैं कि अगर मान लो आपके पास कोई भी रेगुलर या इररेगुलर शेप की एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस ऑफ एनी रेगुलर और इररेगुलर शेप, क्लोज सरफेस ऑफ एनी रेगुलर और इररेगुलर शेप
शेप और इसके अंदर कोई चार्ज मैंने रख दिया क्यू, तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा बेटे? इस सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा होगा क्यू बाई एप्सिलॉन। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि व्हाट आई कैन ऑलवेज डू इज आई कैन कंस्ट्रक्ट अ स्फेयर लाइक दिस, और मैं कह सकता हूं कि इस स्फेयर में से तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पास होता ही है, और जितनी फील्ड लाइंस इस स्फेयर को कट करके जा रही हैं उतनी फील्ड लाइंस इस सर्कल को भी कट करके जा रही हैं, तो इसकी वजह से क्या है? yes yes flux will be same even if the charge is not placed at the center। हमने उसको डिराइव सेंटर पे मान के ही किया था, लेकिन देखो अब अगर आप इररेगुलर शेप के लिए भी बोल रहे हो तो इररेगुलर शेप का तो कोई सेंटर ही नहीं होता ना, तो फिर सेंटर की बात ही खत्म हो गई। ठीक है, ऑल्दो मैथमेटिकली हमने स्फेयर का डिराइव करते समय चार्ज को सेंटर पे माना, लेकिन फिर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस से जब हमने उसको रिलेट किया तो हमने क्या पाया कि साहब फ्लक्स तो सेंटर पे हो या ना हो डिपेंड ही नहीं करने वाला, वो तो सेम ही रहेगा। ये बात समझ में आई बच्चों? जितनी फील्ड लाइन इस सरफेस को कट कर रही है उतनी ही फील्ड लाइन उस इरेगुलर सरफेस को भी कट कर रही है। अच्छा अब देखो, अगर ऐसा हो जाए कि वो जो स्फेयर हमने बनाया था, अभी स्फेयर ही लेते हैं, लेकिन चार्ज क्यू की जगह माइनस क्यू ले लेता हूं, तो अब फ्लक्स थ्रू स्फेयर कितना पास होगा ये हमें अरे भाई सुनो, पानी बिल्कुल सही बात है, कुछ लोगों ने सही आंसर बताया, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी बताओ भाई। सेम सेम मतलब ये एक्चुअल में क्या होगा, इसको हमें माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा, है ना? नेगेटिव साइन क्यों आया है? क्योंकि हमने क्या किया है, एरिया वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, एरिया वेक्टर फॉर क्लोज सरफेस is in the direction of outward normal। एरिया वेक्टर जो लिया जाता है वो किस डायरेक्शन में लिया जाता है? बाहर की तरफ नॉर्मल की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर को लिया जाता है बच्चों। मतलब जैसे ये सरफेस है तो इसके लिए एरिया वेक्टर को मैं इस नॉर्मल की डायरेक्शन में लूंगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, राइट? एंड दिस इज गोइंग टू बी द केस फॉर एनी स्मॉल पार्ट एन कैप बाहर की तरफ, ई वेक्टर रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, एन कैप बाहर की तरफ और ई वेक्टर रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन।
है ना, ये ऐसा सबके लिए होगा। तो इस केस में क्या होगा, जब हम ईडीएस क्या करेंगे, ईडीएस कॉस थीटा जब हम करेंगे तो थीटा को हर जगह पे 180 डिग्री लिखना पड़ेगा हमको। cos 180 डिग्री इज -1, तो दिस विल कम आउट टू बी माइनस ई इंटीग्रेशन ds। ई का मैग्नीट्यूड तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही लिखेंगे, है ना, यहाँ पर जो ई है अब वो मैग्नीट्यूड ही बचा है, और ds का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर, तो k इंटू 4 पाई करते हैं तो -q/एप्सिलॉन। ठीक है, हम यहाँ पर इस तरह का एक रूल बना सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से बाहर जा रही है तो फ्लक्स उनको पॉजिटिव फ्लक्स की तरह से काउंट कर किया जाएगा, और अगर क्लोज सरफेस के अंदर आ रही है ना, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आ रही है तो उसको नेगेटिव फ्लक्स की तरह से काउंट किया जाएगा। अब फील्ड लाइन क्रॉसिंग अ सरफेस in outward direction contributes to a positive flux, और field line crossing a surface in inward direction contributes to negative flux। ये हमेशा हमें ध्यान रखना ही रखना। देखो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन स्केलर भी पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो सकता है ना, है ना? ये नोट कर लिया बच्चों सबने? 1 मिनट सर। ओके बेटा। नहीं नहीं, फ्लक्स इज ए स्केलर, फ्लक्स इज नॉट वेक्टर, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर बन जाता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, स्केलर। डन सर। ओके बेटा। सर डीएस और डीएस सेम ही रहता है ना, मतलब एरिया ही वेक्टर लेंगे ना। हाँ 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 भाई, सरफेस से डीएस भी बना देते हैं उसको, है ना, वो खाली एक मतलब कन्वेंशन है, कोई लेटर नाम देना। हाँ हम देखो एक वेक्टर होता ही है, या आप ये समझ लो कि एक नई फिजिकल क्वांटिटी आपके लिए है, वो क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मतलब a vector which is normal to the surface and having magnitude equal to the area of that surface, उस वेक्टर को क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर। ठीक है, अब जैसा कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, एक एरिया के लिए नॉर्मल किधर लूं मैं, बाहर की तरफ लूं या अंदर की तरफ लूं। तो हमने बताया था कि भाई देखो अगर ओपन सरफेस है
तो इट डज नॉट मैटर, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं भी ले सकते हो, लेकिन क्लोज्ड सरफेस के लिए एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डायरेक्शन है। वो क्या है कि आउटवर्ड डायरेक्शन में ही नॉर्मल को माना जाता है हाँ और उसी के राउंड एरिया वेक्टर। हाँ बोलो बेटे। खिड़की उड़की खोलता बंद करो। है ना, क्लोज सरफेस के लिए क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन की नॉर्मल को ही में ही एरिया वेक्टर को लेते हैं। तो उस एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करोगे, भाई जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वर्क आ जाता है ना। वर्क स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? वर्क इज स्केलर। उसी तरह से ई डॉट डी आर करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो, तो क्या आ जाता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल भी स्केलर होता है ना। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है, स्केलर। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे पोटेंशियल किसी पॉइंट का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब समझना है आपको, पॉजिटिव का मतलब क्या है, उस सरफेस से फील्ड लाइन बाहर आ रही है। नेगेटिव का मतलब उस सरफेस के अंदर फील्ड लाइन जा रही है। अच्छा अब देखो बेटे, जैसे मान लो कि मैं कहूं कि साहब एक सरफेस है और इस सरफेस के अंदर या कोई भी एक इरेगुलर शेप की सरफेस, इरेगुलर शेप की सरफेस मैंने, बस क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए, बिल्कुल बंद पैक होनी चाहिए। इसके अंदर मान लो मैंने दो चार्ज रख दिए, एक Q1 रख दिया, एक Q2 रख दिया, ये सरफेस, ये कोई मतलब ऐसे इमेजिनरी सरफेस है ना। हमसे क्या पूछ रहे हैं, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस सरफेस। वेरी गुड वेरी गुड, एक सही आंसर आया है। अच्छा देखो, ये दोनों मिलकर के मान लो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, है ना। इसने कुछ प्रोड्यूस किया अपने से अवे, इसने कुछ प्रोड्यूस किया अपने से अवे, इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आया E2 वेक्टर, है ना, ई वेक्टर आ गया। तो अपने को जब पूछा जाए फ्लक्स थ्रू सरफेस पता लगाओ, यानी कि ई डॉट ds ही तो करना है। अब ई को क्या लिख देंगे बच्चों, ई को लिख देंगे E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो ये हमारे पास आ जाएगा E1 डॉट ds प्लस E2 डॉट ds, right? Now I know E1 dot what E1 dot ds is going to be. E1 dot ds मतलब जो चार्ज 1 ने इलेक्ट्रिक फील्ड किया उसका फ्लक्स, तो दैट इज Q1 by epsilon naught। एंड व्हाट इज E2 डॉट ds, जो चार्ज 2 ने इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस किया उसका फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, तो Q2 by epsilon naught। तो क्या ये ऐड होकर के बच्चों Q1 प्लस Q2 by epsilon naught आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना।
क्या ये बात क्लियर है बच्चों सबको? वेरी गुड। अच्छा अब देखो, अगर उसकी जगह मैं कुछ ऐसा सिनेरियो ले लेता कि ये कोई भी रेगुलर शेप की एक क्लोज्ड सरफेस, इट हैज टू बी क्लोज्ड, राइट? और यहाँ चार्ज रखा हुआ है Q1 और यहाँ रखा हुआ है -Q। तो व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस S डैश? गुड, गुड एंड करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। You all are thinking in the right direction. It is Q1 minus Q2 divided by epsilon. बिल्कुल सही बेटा, सही। ठीक है। Again the logic is as simple as principle of superposition of electric field. ये पहली 3 स्टेप तो एज इट इज रहेंगी, उसके बाद सिर्फ आखिरी वाली स्टेप में इसको Q1 by epsilon नॉट लिखा है, और जो सेकंड टर्म है उसको -Q2 by epsilon नॉट लिख देंगे, तो Q1 - Q2 by epsilon नॉट ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो, अच्छा अगर 2-3 चार्ज रखे हुए होते हैं अंदर, दो नहीं होते, कुछ ज्यादा होते हैं। ये सरफेस है, एक होता Q1, एक होता -Q2, एक होता Q3, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस कितना आता? ये S डबल डैश सरफेस, ये कितना आता? अंदर रखे सारे चार्जेस का एल्जेब्राइक सम Q1, जैसे एल्जेब्रा में नंबरों को ऐड किया जाता है, Q1 plus Q2, Q1 minus Q2 plus Q3 divided by epsilon। ओके बच्चों, अगले पेज पे चलें। अब देखो, इसमें बस एक चीज हमको और देखनी है, और फिर हम गॉस लॉ पे पहुंच ही गए हैं बेसिकली। मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस के बाहर एक चार्ज Q रखा हुआ है। कंसिडर अ सरफेस S, a charge Q is placed outside that surface। अब मुझे कैलकुलेट करना है
फ्लक्स थ्रू एस क्या? अब देखो कैसे पता लगा सकते हैं हम। इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी वो तो पता है हम। एक लाइन ऐसे निकलेगी, एक लाइन कुछ इस तरह की निकलेगी, एक कुछ इधर निकले, कुछ ऐसी भी हो सकती है। ऐसी फील्ड लाइन इससे निकलेगी। अब देखो ले दे करके तीन केसेस हो सकते हैं। कुछ फील्ड लाइंस तो कट ही नहीं कर रही हैं, जैसे ये these field lines are not crossing the surface at all, सरफेस को क्रॉस ही नहीं कर रही। कुछ फील्ड लाइन ऐसी हैं जो कि दो जगह पर क्रॉस कर रही हैं। एक बार एंटर करते समय और एक बार बाहर निकलते समय। और कुछ फील्ड लाइंस ऐसी हैं जो कि टच करके निकल जा रही है ना। अब देखो जो क्रॉस ही नहीं कर रही, टच ही नहीं कर रही, उनको तो भूल जाओ, इनसे तो कोई लेना देना है नहीं अपने। जो भी लाइन टच कर रही होगी, पहले उसका निपटारा कर देता हूं मैं। जो भी लाइन टच कर रही होगी, क्या मैं बोल सकता हूं कि उस लाइन, वो लाइन तो किसी फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, क्योंकि ds वेक्टर और e वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो e डॉट ds 0 हो गया। तो टच करने वाली लाइन कोई फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। अब उन लाइंस की बात आते हैं जो कि कट कर रही हैं इसको। अब जो लाइंस कट कर रही हैं बच्चों, वो लाइन एक बार जैसे यहां पर एंटर करते समय कट कर रही हैं, और इधर बाहर निकलते हुए कट कर रही हैं। मतलब अगर इस जगह पर मैं फ्लक्स निकालूं तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसा लेना पड़ेगा मुझे। एरिया वेक्टर कुछ इधर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर आएगा। एरिया वेक्टर इधर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अंदर। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल एक्यूट बनेगा। ठीक है, तो अंदर जाते समय पॉजिटिव फ्लक्स और बाहर जाते समय नेगेटिव फ्लक्स, सॉरी उल्टा, अंदर आते समय नेगेटिव फ्लक्स और बाहर आते समय पॉजिटिव फ्लक्स। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। और फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही तो होती हैं। फ्लक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ फील्ड लाइन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये लाइन है ना, इस लाइन को, ये वाली लाइन है, इसको दो बार काउंट करना पड़ेगा। एक बार
नेगेटिव में, एक बार पॉजिटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस वजह से क्या है बेटे, इस पूरी सरफेस पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करोगे तो वो वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। यहां पर मैं एक सर्कल बना देता हूं, इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस। ये सर्कल मुझे बेसिकली हर जगह बनाना चाहिए, वेयर एवर आई एम डूइंग द इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। जब भी क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो हमें क्या बनाना चाहिए बच्चों, एक सर्कल इंटीग्रेशन में बनाना चाहिए। ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए, ओपन के लिए नहीं बनाना, क्लोज सरफेस के लिए। क्या हम बोल सकते हैं कि अगर कोई चार्ज एक क्लोज सरफेस के बाहर रखा हुआ है तो उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स क्लोज सरफेस में से 0 पास हो। For any charge placed outside a closed surface, flux of electric field will be 0. ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सर हाँ जैसे फील्ड बोलो। लाइन का मतलब एंगल भी चेंज हो रहा है उसके एरिया वेक्टर से, तो मतलब हमें परपेंडिकुलरली देखना होता है ना कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं उससे। एंगल भी चेंज हो रहा है ना, Yes. देखो एंगल भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है ना। तो मतलब मैंने देखो मैं ये इंटीग्रेशन से ये तो नहीं शो किया कि वैल्यू एग्जैक्ट 0 आ जाएगी, लेकिन हाँ इतना तो मैंने बताया कि एक लाइन का फ्लक्स 2 बार काउंट होगा। ये बात समझ में आ रही, Yes. एक बार नेगेटिव होगा, एक बार पॉजिटिव होगा। इंटीग्रेशन से तो अपने को इतना ही पता चलता है। अब 0 का जो लॉजिक है वो क्या है, वो उस डेफिनेशन से आता है जहां पर हम कहते हैं कि फ्लक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। फ्लक्स जो है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के बराबर ही है जो सरफेस को क्रॉस करके जा रही है। परपेंडिकुलरली बोलते हैं ना, परपेंडिकुलरली देखना पड़ता है तो। परपेंडिकुलरली, हाँ ठीक है, परपेंडिकुलरली बोलते हैं। तो बेसिकली देखो क्या होगा कि इन दोनों पॉइंट्स की एक तरीके से देखा जाए तो जो कॉस थीटा में डिफरेंस आ रहा है ना, थीटा में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से भी कंपनसेट हो जाएगा एक्चुअली। और देखो जो जो पार्ट पास में है, जो पार्ट पास में है वो वाला एरिया भी कम होगा, और जो दूर है वो एरिया भी ज्यादा होगा एक्चुअली। तो जो नॉर्मल प्रोजेक्शन आएगा ना वो सेम ही आ जाएगा। नॉर्मल प्रोजेक्शन जो आएगा वो क्या होगा भाई, जैसे मैं हमेशा क्या कर सकता हूँ, दो एक्सट्रीम टेंजेंट बना सकता हूँ, है ना। जैसे देखो क्या है कि ये सरफेस है, इस तरह की सरफेस, यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ। अब आपने क्या किया, इस चार्ज से सरफेस पर टेंजेंट बना, और यहां से भी सरफेस पर टेंजेंट बना। ठीक है, अब आप देखो कि इतना पार्ट जो है, इतने पार्ट से नेगेटिव फ्लक्स आएगा, आएगा कि नहीं। Yes, sir. और बाकी जो ये वाला पार्ट है, इससे फ्लक्स कैसा आएगा, इससे पॉजिटिव फ्लक्स आएगा। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि नेगेटिव वाला एरिया कम है, पॉजिटिव वाला एरिया ज्यादा है। लेकिन जो एरिया ज्यादा है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है, क्योंकि वो पार्ट चार्ज से दूर है ना। जैसे इस चार्ज की वजह से जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो क्या होगा, मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, यहाँ है E2, तो क्या होगा, E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, E2 का मैग्नीट्यूड
कम होगा क्योंकि E1 चार्ज के पास में है, E2 दूर है। लेकिन क्या होता है कि ये वाला एरिया, मतलब अगर अपन सेम सॉलिड एंगल वाला एरिया कंसिडर करें, है ना, तो ये वाला एरिया कम निकलेगा और उधर वाला एरिया जो है वो आपको ज्यादा लेना पड़ेगा। मतलब एक सॉलिड एंगल का कंसेप्ट होता है। देखो सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे अपन प्लेन एंगल डिफाइन करते हैं, तो प्लेन में जो एंगल सबटेंड करता है आर्क सेंटर पे, सपोज आई हैव एन आर्क ऑफ लेंथ L एंड इट सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर। तो थीटा की वैल्यू रेडियन में क्या होती है बेटे, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, ये होती है। उसी तरह से क्या होता है, एक कोई भी छोटी सरफेस किसी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करती है, थ्री डायमेंशनल एंगल, उस एंगल को क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को ऐसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है, मान लो इस वाली सरफेस का एरिया है DA और इसकी पॉइंट से डिस्टेंस है R, तो सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में नापा जाता है, स्टेरेडियन। और इसकी वैल्यू स्टेरेडियन में बराबर होती है एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। DA एंग सॉलिड एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू एरिया बाय R स्क्वायर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप लिखने जाओगे तो वो आएगी KQ/R1 स्क्वायर। जैसे इस वाली सरफेस जो पास वाली सरफेस है वो R1 डिस्टेंस पे है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जाऊंगा तो आएगी KQ/R1 स्क्वायर। और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, इसके एरिया से। और एरिया को मैं क्या लिख दूंगा, सॉलिड एंगल इंटू डिस्टेंस R1 का स्क्वायर। अच्छा, जो तुम बोल रहे हो ना कि थीटा अलग अलग होगा, वो थीटा अलग अलग भी नहीं होगा, थीटा की वैल्यू सेम ही आएगी बेटे। एक थीटा आएगा तो दूसरा 180 माइनस थीटा आएगा, बस इतना ही अंतर होगा। क्योंकि भाई एक का एरिया वेक्टर बाहर है, एक का एरिया वेक्टर अंदर है। भाई मैं तो इन जैसे एक बार मैंने ये वाली सरफेस ली और एक बार ये वाली सरफेस ली, अब इन दोनों मैंने नॉर्मल तो यही लाइन ले रहा हूं ना मैं, यही वाली लाइन जो है यही नॉर्मल है, बेसिकली यही नॉर्मल है। तो क्या होगा, एक बार एरिया वेक्टर बस क्या होगा, एक के लिए बाहर आएगा एक के लिए अंदर, मतलब एक के लिए थीटा है तो दूसरे के लिए 180 माइनस थीटा, बस इतना ही अंतर है। तो और मैग्नीट्यूड की यदि बात करें तो R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से जब मैं इस वाली सरफेस के लिए लिखूंगा और माइनस कॉस थीटा और आ जाएगा कॉस 180। बाहर वाली इस दूर वाली सरफेस के लिए लिखूंगा तो E को कुछ और लिखूंगा KQ/R2 स्क्वायर। लेकिन सॉलिड एंगल तो वो भी सेम सबटेंड कर रहा है, तो सिग्मा इंटू R2 स्क्वायर, लेकिन उसके लिए एंगल थीटा ही बनेगा। तो ये ऐसा है। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे बेटे तो R2 स्क्वायर से, तो वो डिस्टेंस का जो फैक्टर है वो खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस का जो फैक्टर है दैट फैक्टर विल गेट कैंसल्ड आउट और अल्टीमेटली टोटल फ्लक्स जो आएगा वो 0 ही आएगा। सर हम्म, सर फ्लक्स को तो ऐसे डिफाइन किया था ना, नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग अ सरफेस, पासिंग थ्रू अ सरफेस। क्रॉसिंग अ सरफेस, हाँ बिल्कुल। तो सर मतलब यहाँ पे फिर एरिया वेक्टर देखने की जरूरत ही नहीं ना, सीधा बोल सकते हैं ना लाइंस एंटरिंग इक्वल्स लाइंस लीविंग, तो जीरो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो वही मैं बता रहा था कि क्या है, ये तो एक मैथमेटिकल प्रूफ हो गया है ना। अगर उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के तरह से हम जाएं तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, 0 ही होगा, है ना। वो जो जो एंगल वगैरह अपन इंट्रोड्यूस करते हैं ना कॉस थीटा, वो तो ये पता लगाने के लिए कि भाई वो लाइन जो है वो वाकई में
कितना हिस्सा उसका एंटर कर रहा है, मतलब इस तरीके से उसको देख देते हैं। क्योंकि भाई जैसे मान लो कि कोई यूं कहने लगे कि सर ये तो जैसे ये सरफेस है ना, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो क्या दोनों का फ्लक्स सेम काउंट हो गया क्या? तो हम कहते हैं कि नहीं भाई, देखो क्या है, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक कंपोनेंट इधर है और एक कंपोनेंट इधर है, ये वाला कंपोनेंट कोई फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो यही वाला कंपोनेंट फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन होगी ना भाई, जैसे ये वाली फील्ड लाइन है ना, तो इसमें आप नंबर ऑफ फील्ड लाइन तो ई डी एस कॉस थीटा की तरह से ही काउंट होगा ना। ई डी एस कॉस थीटा एंटायर थिंग इज काउंटेड एज अ फील्ड लाइन, है ना, मतलब ये फील्ड लाइन ही है एक्चुअली। कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है ना, वो फील्ड लाइन ही रिप्रेजेंट करती है। आई बात समझ में? समझा सर। ओके, तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि अगर कोई चार्ज किसी सरफेस के बाहर लाई करता है, flux of electric field produced by a charge placed outside a closed surface, placed outside a closed surface, through that closed surface will be zero. ठीक है, अब यहां से क्या होता है बेटे, गॉस लॉ का स्टेटमेंट आता है। गॉस लॉ क्या कहता है हमारा, गॉस लॉ कहता है कि अगर आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है किसी भी शेप की, कंसिडर अ क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप, और उसमें आपको उस जगह पर कुछ चार्ज अंदर हैं, कुछ चार्ज बाहर हैं, ठीक है। इन सब की वजह से आपने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इन सब की वजह से आपने क्या किया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और उसका क्लोज सरफेस पे फ्लक्स निकाला। तो वो पता है किसके बराबर आ जाएगा, जो अंदर नेट चार्ज रखा हुआ है, दैट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। मतलब यहाँ पर एलएचएस में ई पता है क्या है, व्हाट इज ई वेक्टर इन एलएचएस? ई वेक्टर इन एलएचएस इज sum of intensity of electric field due to all the charges whether they lie outside or inside। मतलब E is resultant electric field। E लिखते समय हमारे पास टोटल E ही लेना है हमको, उसमें हमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं करना। लेकिन जब मैं इस टोटल E को ds वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके पूरी सरफेस पे इंटीग्रेट करता हूं तो क्या होता है, बाहर वालों का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, ये सिर्फ अंदर वाला नेट चार्ज पे ही डिपेंडेंट आता है ना। इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो एलएचएस में ई लिखा हुआ है वो क्या है, तो दिस ई इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू all the charges present outside or inside।
ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ बच्चों, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना सबको? यस सर। ये जो लॉ होता है, इस लॉ को क्या बोलते हैं? गॉस लॉ। दिस लॉ इज कॉल्ड एज गॉस लॉ। कई लोग कहते हैं कि साहब कूलम्स लॉ से ज्यादा फंडामेंटल लॉ जो है वो गॉस लॉ। रीजन बीइंग के वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर के बारे में हमें कई सारी बातें इकट्ठे में ही बता देता है गॉस लॉ, है ना? इसमें इनवर्स स्क्वायर रिलेशन भी आ चुका है ना? इसमें रेडियली आउटवर्ड रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी आ चुका है। इसमें कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ चुका है ना? ये मतलब कई सारे एस्पेक्ट को एक छोटी सी इक्वेशन में ही कवर कर देता है। जैसे देखो अभी अपन देखेंगे भी कि गॉस लॉ की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, कई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता लगा सकते हैं गॉस लॉ की मदद से। स्पेशली जैसे कुछ सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर होता है, जैसे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लार्ज शीट, लॉन्ग सिलेंडर, लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो गॉस लॉ की मदद से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब देखो बेटे किस प्रकार से। सबसे पहले तो कुछ नॉर्मल एप्लीकेशंस इसकी देखते हैं गॉस लॉ की। जैसे मान लो आपसे कह दे कि भाई अ, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और एक स्फेरिकल सरफेस के सेंटर से पास होता है ना? वायर हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। दिस इज एन इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस। और इसका रेडियस हमें दिया हुआ है r। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल। सर आप लास्ट पेज दिखा सकते हो? हाँ हाँ बेटा। ओके सर, ओके।
बिल्कुल सही, एक सही आंसर आया है। देखो गॉस लॉ का यूज करें। फ्लक्स को क्या लिखेंगे? फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज अंदर से पास हो रहा है? देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो जो लेंथ अंदर है वो लैम्डा इंटू 2r हो गई। वो लेंथ 2r हो गई, तो चार्ज हो गया लैम्डा इंटू 2r डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा r डिवाइड बाय। ऐसा फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल सरफेस। बोलो बच्चों। लैम्डा इंटू 2r कैसे आया बेटे? लैम्डा क्या है? लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। Now what is the length of wire inside the sphere? क्योंकि हमें तो अंदर वाला ही चार्ज लिखना है ना। तो चार्ज इनसाइड को मैंने क्या लिखा? चार्ज इनसाइड को मैंने लिखा लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इनसाइड, तो लैम्डा इंटू 2r। बात समझ में आई बेटे? और देखो, जैसे मान लो कोई हमसे कहे कि एक क्यूब है, ठीक है, देयर इज अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ l, और एक क्या है, एक रॉड है बेटे ऑफ लेंथ 2l। रॉड है जिसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई है 2l। अभी ये रॉड बिल्कुल इस क्यूब के जस्ट बाहर ही है, मतलब इसका राइट एंड जो है वो क्यूब के इस फेस को जस्ट टच ही कर रहा है। एट t इक्वल टू 0, दिस इज द सिचुएशन एट t इक्वल टू। अच्छा, ये रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। और ये रॉड क्या करती है? t इक्वल टू 0 पर ऐसे v कांस्टेंट स्पीड से इसके एंटर करना चालू कर देती है, क्यूब के अंदर राइट साइड में जाना चालू। तो मेरे को क्या करना है? ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन
flux through the cube as function of time. Flux through the cube as function of time. अच्छा, t इक्वल टू 0 पे कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा क्यूब से? 0. वेरी गुड. अब आगे कैसा ग्राफ होगा इसके बारे में हमको विचार करना. सर क्यूब के साइड का लेंथ क्या है? L बताया ना मैंने, क्यूब के साइड का लेंथ क्या है? L. कैसा शेप आ रहा है बेटे ग्राफ का? ट्रेपेजियम जैसा आ रहा है. है ना? ट्रेपेजियम जैसा शेप इसका आएगा. देखो जैसे जैसे चार्ज इनसाइड बढ़ता जाएगा फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा. First increase, then it will become constant, and then it will decrease also and will become 0. कब तक बढ़ता जाएगा? जब तक ये L लेंथ ट्रेवल ना कर ले, यानी ये वाला टाइम आएगा t इक्वल टू L/v. फिर उसके बाद और इतने ही समय तक कांस्टेंट रहेगा, तो ये 2L/v और फिर 3L/v पे जाकर के ये 0 हो जाएगा. 0 कब होगा? देखो मान लो इस एंड को मैं A नाम दूं और इधर वाले एंड को B नाम दूं, तो जब B एंड यहाँ पहुंच जाएगा तब फ्लक्स 0 होगा. तो B एंड का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2L प्लस L, 3L. तो पूरी रॉड का भी 3L ही हुआ, तो 3L/v. ऐसा ग्राफ बने. और ये जो फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? लैम्डा L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. हम ऐसा लिख सकते हैं, फॉर 0 लेस देन t लेस देन इक्वल टू L/v, फ्लक्स कितना है? लैम्डा Vt divided by epsilon, and for L/v less than t less than 2L/v, फ्लक्स कितना हो गया बेटे? लैम्डा L बाई एप्सिलॉन. और उसके बाद कितना हो गया? लैम्डा इंटू L माइनस Vt डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. फॉर 2L/v
लेस देन टी लेस देन 3L/V और 0 हो जाता है फॉर फ्लक्स फॉर टी ग्रेटर देन 3L/V। ये ग्राफ कुछ ऐसा। भाई देखो, इन जैसे जैसे चार्ज अंदर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ता जाएगा ना। भाई आप देखो क्या है, टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, वायर कितना लेंथ ट्रेवल कर लेगा टी टाइम में, क्या वीटी लेंथ ट्रेवल कर लेगा क्या? वीटी लेंथ ट्रेवल, ठीक है। तो इनसाइड कितना है फ्लक्स, मतलब चार्ज अंदर चार्ज कितना है, लैम्डा इंटू लेंथ जो कि अंदर है, अंदर कितनी लेंथ है वीटी, तो लैम्डा वीटी डिवाइड बाय टाइम बढ़ता जा रहा है तो ये बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब रॉड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, रॉड का डिस्प्लेसमेंट एल हो जाएगा तब तक। तो उस समय पर रॉड का एक एंड यहाँ पे हो गया और ये रॉड ऐसे, एल लेंथ रॉड का अंदर, एल लेंथ का। इसके बाद क्या होगा, अब फ्लक्स कांस्टेंट होता जाएगा, है ना। इधर से जितनी लेंथ एंटर करेगी उधर से उतना ही लेंथ इसका बाहर निकल जाएगा। तो नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। ये वाला इंस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा इंस्टेंट है, टी इक्वल टू एल बाई वी वाला। उसके बाद क्या होगा, 2L/V टाइम में, 2L/V टाइम में ऐसा होगा कि ये रॉड इधर पहुंचे, अभी भी एल लेंथ अंदर है, एल लेंथ बाहर। ये कितना टाइम हो गया, टी इक्वल टू 2L/V टाइम को ये दिखा रहा है, दिखा रहा है कि नहीं। देखो 2L/V टाइम में लेंथ 2L ट्रेवल कर लिया ना, तो बी एंड यहाँ पे आ जाएगा, बी एंड यहाँ पे आ जाएगा, ए एंड 2L लेंथ करके इसके आगे। अब देखो अभी कितना लेंथ है इसका क्यूब के अंदर, अभी लेंथ है एल, और इसके बाद जो टी टाइम बीतेगा, इसके बाद जो टी टाइम बीतेगा उस टी टाइम में एल माइनस वी टी बचे। हाँ तो ये एक्चुअली में इसको, ये टी वाला अपने को ऐसा लिखना चाहिए, ये मैंने यहाँ पर सही नहीं लिखा है, ये कुछ ऐसा आएगा v इंटू टी माइनस 2L/V, ऐसा लिखना चाहिए, है ना। क्योंकि 2L/V तो बीत चुका है, उसके बाद कितना टाइम बीता वो लिखना है ना मेरे को। तो टी में से 2L/V सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, टी माइनस 2L/, ये ऐसा है। L/V, सॉरी, ऊपर वाली लाइन में यहाँ पे कितना आएगा, L/V। गुड। अब देखो क्या है, गॉस लॉ को सिमेट्री के आर्ग्यूमेंट के साथ यूज करके हम क्या करते हैं, कुछ ओपन सरफेसेस के लिए भी फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, है ना।
कैसे? देखो, जैसे मान लो कोई हमको कहे कि भाई एक स्क्वायर, एक क्या है, देयर इज अ स्क्वायर सरफेस, और इसकी स्क्वायर है तो लेंथ और ब्रेड्थ तो बराबर है, ए है। अब सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर, a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर सरफेस। कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। अब देखो ये जो सरफेस है ये तो एक ओपन सरफेस है, तो इस पे तो गॉस लॉ हम लगा नहीं सकते, है ना। लेकिन सिमेट्री का आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, वो कहता है कि भाई आप क्या करो, एक स्क्वायर तो आपके पास पहले से ही है, ऐसे 5 स्क्वायर और खड़े कर दो। अब जब मैं ये ए साइड का क्यूब बना लो, मतलब आप क्या करो, मेक ए क्यूब ऑफ साइड ए। अब ये जो पॉइंट चार्ज है वो बिल्कुल इस क्यूब के बिल्कुल मिड पॉइंट पे आ जाएगा, कंप्लीटली सेंटर ऑफ द क्यूब पे आ जाएगा। मैं मान लेता हूं कि इस क्यू चार्ज का ये जो नीचे वाली सरफेस है, इस सरफेस में से कुछ 5 फ्लक्स पास हो। क्यू चार्ज का फ्लक्स सरफेस में से कितना पास होता है, 5 फ्लक्स पास होता है। क्या मैं बोल सकता हूं कि सब जो 6 की 6 सरफेस है, सब में से 5 फ्लक्स पास होगा? 5 इज फ्लक्स थ्रू वन सरफेस। तो क्या हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू क्यूब जो होगा वो 6 के बराबर, और फ्लक्स थ्रू क्यूब तो एज पर गॉस लॉ चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, तो वो 6 हो गया। तो फाई की क्या वैल्यू आ गई बेटे, क्यू डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ये फाई की। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? क्यूब में से फ्लक्स, क्यूब में से फ्लक्स जो पास होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ये गॉस लॉ बताता है ना। और क्यूब के जो 6 फेसेस है, इन सब में से फ्लक्स बराबर बराबर निकलेगा, ये हमने हमारी समझ से बोला। हमने क्या कहा कि यार देखो, अगर इसके ऊपर a/2 डिस्टेंस पर एक स्क्वायर और लगा देता, तो जितना फ्लक्स नीचे वाले से पास होता उतना ही ऊपर वाले से भी तो पास होता। नो, वी कैन नॉट डू इट यूजिंग EDA cos थीटा। EDA cos थीटा से करने में बहुत समय लग जाएगा भैया, हो मतलब करना, मैंने तो कभी किया भी नहीं है इसको, EDS cos थीटा बहुत मुश्किल है। फिर इधर साइड वाली देखो, तो देखो साइड वाली के हिसाब से जो क्यू चार्ज की पोजीशन है वो ठीक वैसी तो है जैसा कि ऊपर और नीचे वाली के लिए a/2 डिस्टेंस आगे है, a/2 डिस्टेंस आगे, और पीछे वाली के लिए भी a/2 है।
तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर नीचे वाली सरफेस से 5 फ्लक्स पास हो रहा है तो ऊपर वाली से भी 5, लेफ्ट राइट वाली से भी 5 और आगे पीछे वाली से भी 5 तो 5 के टर्म्स में क्यूब में से टोटल फ्लक्स कितना हो गया? 6 वेयर व्हाट इज 5 इज फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। और 6 क्या हो गया? पूरे क्यूब में से फ्लक्स, और क्लोज सरफेस में से जो फ्लक्स पास होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 6 तो 5 की वैल्यू आ गई क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? सिमेट्री आर्ग्यूमेंट एंड गॉस लॉ दोनों को कंबाइन करके इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ठीक है बच्चों, बाकी फिर क्या है, अगली क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे रोकते हैं। हाँ, होमवर्क आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा देखो, कुछ सॉर्ट एग्जांपल्स में से दे रहा हूं मैं, है ना। एग्जांपल 103, 104, 105, ठीक है, 106, 107, 108, ठीक है। यस यस यस, अभी बस पीएबी का खत्म कर रहे हैं, फिर उसके बाद तुम्हारा चालू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोल देंगे, उनको डाल देंगे। हेलो सर। हाँ बेटे। सर एक जनरल डाउट है। हम्म सर अगर दो चार्जेस हैं और हम्म दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, हम्म तो दोनों के बीच में आपस में के क्यू बाय आर स्क्वायर फोर्स लग रहा होगा। हम्म सर अगर उन दोनों के बीच में कंक्रीट के या वुडन की वॉल बना दी, हम्म सर तो भी उनके बीच में फोर्स के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर लग रहा होगा। हम्म सर पर जब पहले वुडन वॉल नहीं थी और अब है, तो उसमें परमिटिविटी का तो फर्क पड़ जाएगा ना सर। जो भाई देखो, एप्सिलॉन नॉट वाली टर्म है तो चेंज रहेगी ना। हाँ लेकिन देखो क्या होता है कि
भाई ये जो मीडियम है ये अपने मीडियम के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता तो वो चेंज हो जाता, मीडियम के बाहर अगर लिखना है तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अंदर अंदर लिखना होता तो परमिटिविटी वाली टर्म आती। भाई होता क्या है कि बेसिकली वो जो तुम्हारी वुडन वॉल जो भी है उस पर कोई चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, है ना, लेकिन वो जो भी चार्ज वगैरह इंड्यूस होगा वो अपने बाहर कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव नहीं कर पाएगा। भाई तुम ऐसे मान लो कि एक साइड पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी आ गई, दूसरे साइड पे माइनस सिग्मा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर की तरफ, एक प्रोड्यूस करेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंदर की तरफ, तो वो नेट जीरो ही आ जाएगा। अगर सिस्टम का पार्ट होता तो फिर मतलब उसमें भी इंड्यूस आ जाते। अगर वो अंदर होता, मतलब कि जो तुम्हारा दो चार्ज है उनमें से कोई एक चार्ज मीडियम के अंदर होता, है ना, तो फिर उसमें उसका परमिटिविटी का रोल आता। समझ गया सर, थैंक यू। अच्छा देखो, पार्ट वन का जो आई सेक्शन है उसमें से आप लिख लो I1, I2, I3, I4, I5, ठीक है। यानी पार्ट वन का तो आई सेक्शन आपको पूरा करना ही है, और पार्ट टू में से जो आई सेक्शन है उसमें से भी I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8 ये करना है, ठीक है बेटे, ये करना है। उसके अलावा I12, I13 और I14, I12, I13, I14 ये करना। ठीक है बच्चों, बाकी फिर अगली क्लास में पढ़ते हैं। पीसीपी वालों कुछ बच्चे टेंशन मत लो, अभी चालू होगा आपका लेक्चर, तो ठीक है, ये अभी अभी पढ़ो। ओके बच्चों, ठीक है, बाय। थैंक यू सर। बेटा, so I stop the recording.